अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना हल्फ लेने के बाद ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ कानून साजी का ऐलान किया था। 1948 से लेकर अब तक ब्लैक मार्केटिंग के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया है, कोई भी ऐसी कानून साजी नहीं की गई है जिसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी को जो है वो हमारे मुल्क से ख़त्म किया जा सके। आए रोज़ बहुत सारी ख़बरें हम लोग सुन रहे होते हैं कि कभी किसी चीज़ की जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती है, फिर उसको जो है उस सामान को रोक लिया जाता है और कुछ टाइम के बाद जो है वो मार्केट में उस चीज़ को लाया जाता है, जिससे उसकी जो कीमत है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है और ये एक बहुत बड़ी वजह है महंगाई की। ज़ख़ीरा अंदोज़ी आखिर होती क्या है, की क्यों जाती है और इससे आखिर फ़ायदा किसको होता है, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे प्रोग्राम बनाम सरकार। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है आजकल, कभी चीनी जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाती है, कभी आटा शॉर्ट हो जाता है, क्यों की जाती है ज़ख़ीरा अंदोज़ी? पहले बहुत बड़े जो दुकानदार होते थे वो रखते थे 100-200 कार्टन, स्टिकर लगा दिया, ये कर दिया। लेकिन अब तो एक छोटा दुकानदार भी इस काम को कर रहा है कि उसने 100-200 कार्टन ले लिए, उस पर स्टिकर लगा दिया और रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद रेट बढ़ रहा है। तो उसमें लोगों को जो है ना वो मतलब दुकानदारी में इतने पैसे नहीं कमाते जितने उसमें कमा लेते हैं। ना कम करवाता वो तो कहता है कि भाई ये चीज़ इतनी दे दो मुझे। अगर वो कहता है भाई इतने में नहीं आ रही तो चीज़ कम कर लेगा, पैसे क्या कम करवाएगा वो। तो ये हो रहा है अभी आटा। तो जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि हुक्मरान हमारे अच्छे नहीं हैं, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब हमारी बात आती है, एक दुकानदार की बात आती है, तो हम देखते हैं ताजिर हजरात भी यही कर रहे होते हैं, दुकानदार भी यही कर रहे होते हैं। अब आप काम में पीछे नहीं है। वो कहते तो ये हैं कि हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो खुद भी पीछे नहीं है। वही ना, जब हमारी बात आती है तो हम भी तो वही करते हैं। फिर वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं कि हम कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहे। हम अपने प्रॉफिट की शरह का कोई जो है ना वो एक मेयार ही नहीं रख रहा है कि हमने कितना प्रॉफिट रखना है। तो यहाँ ऐसा है ही नहीं मार्केट में। अगर किसी चीज़ पे रेट कम भी हो जाते हैं, अब चीनी पे रेट 4 दिन से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ दुकानों पे जो है वो कम रेट में लोगों को चीनी नहीं मिल रही। तेल पे रेट कम हुए में 1 हफ्ता हो गया, लेकिन लोगों को अभी भी पुराने रेट के ऊपर ही तेल मिल रहा है, नए रेट पे तेल नहीं मिल रहा। तो अब इसके लिए टीमें मार्केट में जब आती है ना तो थोड़ा खौफ होता है लोगों को। टीमों के आने से ये लोगों का फायदा हो जाता है। ऐसे दुकानदार को थोड़ा डर खौफ होता है कि यार मेरे कहीं ऐसा ना हो कि चालान हो जाए या कोई और मसला हो जाए। तो टीमों का आना बहुत ज़रूरी है इस बार, क्योंकि बड़ा दौर फास्ट हो गया है और हर आदमी को एक पैसे की दौड़ है। इसके पास अगर 30,000 वाला मोबाइल है उसे दौड़े कि मैं 50,000 वाला ले लूँ। तो इस दौड़ में जो है ना हर कोई आगे निकलने। आपको लगता नहीं है कि इस दौड़ में हमने दुनिया भी खराब कर ली है और आखिरत भी खराब कर रहे हैं? अगर ये बात हम सोच लें तो इस दौड़ में हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। अगर ये डर दिल में आ जाए, क्योंकि ये डर जिसके दिल में आ गया है तो फिर तो बात ही क्या है। फिर तो सारा काम ही सीधा हो जाएगा। जिसने अगर ये डर कर लिया कि जी मेरा आगे का रास्ता सीधा हो जाए तो फिर तो काम ही आसान हो जाएगा सारा। ठीक है जी, हम लोग इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं मलीर की एक होलसेल मार्केट में, जहाँ पर आपको बड़े बड़े होलसेलर्स नज़र आएंगे और हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं जिनका यही कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की दौड़ में पहले तो ये था कि बड़े ताजर मौजूद थे, अब तो छोटे ताजर जो हैं या छोटे दुकानदार जो हैं वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि उनको इतना फ़ायदा जो है वो अपनी दुकानदारी से नहीं होता है जितना वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़कर मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एहतशाम अली सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस होलसेल मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा सर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में राय सबकी कॉमन है, वो मेरी राय भी होनी चाहिए और है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक गलत अमल है। किसी भी ताजर की तरफ से अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है तो वो एक गलत अमल है जिससे आपका चेक एंड बैलेंस आउट होता है और मुल्क में जो एक प्राइस का रेशो होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और गरीब आदमी इसके अंदर सर्वाइव करता है, सफ़र करता है। तो ये तो एक डिस्टर्बेंस है। लेकिन बेसिकली अभी पिछले दिनों जो सिनेरियो चेंज हुआ, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया लोगों से और आपसे भी डिस्कस कर रहा हूँ कि अब सिनेरियो चेंज हो गया, बहुत कुछ बेहतरी की तरफ आया है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से। और उसमें बेहतरी ये आई है कि अब जो गोदाम थे बाकायदा रजिस्टर्ड गोदाम है, उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा उनको बता दिया है कि आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए। कमिश्नर साहब के तो रेट्स पर तो कभी अमल नहीं हुआ, चाहे दूध के रेट की बात कर लें, चाहे किसी और चीज़ों की जो है वो कीमतों की बात कर लें, वो जो आपको एक रेट लिस्ट आप लोगों को देते हैं उसको तो कभी फॉलो किया ही नहीं गया। अच्छा, ये देखिए असिस्टेंट कमिश्नर की जो रेट लिस्ट फॉलो नहीं की जाती उसको तो बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर का
इख्तियार है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कराना देखिए, उनका हम काम है, ये एक जैसे- आम आदमी का काम नहीं है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं इम्प्लीमेंट करा सकूँ। अच्छा बेसिकली देखिए सुने पहले मैं आपसे ये बात, एक मिनट, मैं आपसे जी। ये बात कर रही हूँ कि अगर आप लोग हम जैसे बात कर रहे होते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा या हुक्मरान ऐसे हैं, हुक्मरानों ने ये कर दिया, बट लेकिन जब इंडिविजुअलिटी की बात आती है तो तब हम लोग भी यही कर रहे होते हैं। जिसके हाथ में जितना आता है वो उतना जो है वो खींचने ठीक की है। कोशिश करता अच्छा है। अब मुझे आप एक बात अब में ताजिर बरादरी, कभी चीनी मार्केट से शॉर्ट हो जाती है, कभी तेल नहीं मिलता, कभी आटा नहीं मिलता, उसके बाद जो है वो 20-30 रुपए फ़ी किलो महंगा करके बेचा जाता है। इस पर आप क्या राय रखते हैं? अब मुझे बताएं, कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग बुलाई। कमिश्नर साहब ने दूध मिल्क के हवाले से मैं एक बात कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर एक सिनेरियो सेट होना था, ठीक है ना, एक सिस्टम सेट होना था कि जो फार्मर है वो किस हिसाब से दूध लेगा और किस हिसाब से देगा, और जो मिडिल मैन है वो किस हिसाब से लेगा, और जो रिटेलर है वो किस हिसाब से बेचेगा। सब ने अपने अपने कोटेशंस दिए, सब ने अपनी एक चीज़ बताई, ठीक है। उस पर उनका फ़र्ज़ था कि वो उसको पहले समझने के बाद इम्प्लीमेंट करते। उन्होंने अपने तौर पे एक हुक्म लागू कर दिया जनाब कि 180 में जो है वो फार्मर जो है वो दूध देगा मिडिल मैन को, 188 में मिडिल मैन देगा दूध वाले को, और दूध वाला 200 में बेचेगा, ठीक है। अभी मुझे आप बताएं कि जब उनकी 188 से ज़्यादा की कॉस्ट है, जब वो कह रहे हैं कि 188 से ज़्यादा की कॉस्ट है, तो वो कैसे सेल कर सकता है, जबकि उन्होंने पूरा एक वो बना के सिस्टम बना के भी दिया और उसको ना एक्सेप्ट भी किया कि हाँ वाकई ये आपकी कॉस्ट आती होगी, आपका वंडा है, तमाम चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। मुझे वैसे एक मिनट, नहीं वो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि चीनी मार्केट से शॉर्ट हो जाती है जी, फिर अचानक से हमें नज़र भी आने लग जाती है महंगी होके। अच्छा, इसी तरीके से आटा महंगा होता है, उसके बाद जब मतलब आटा शॉर्ट होता है, उसके बाद फिर महंगा जब हो जाता है तब हमें फरावानी होती है आटे की हर जगह। इस पर आपकी राय क्या है? मुझे आपसे एक बात, ये सवाल का जवाब मैं आप ही को देता हूँ कि आप मुझे एक बात बताइएगा कि अच्छा एक ही दिन के अंदर कल आटा था 150 रुपये में और आज आटा 130 में हो गया और फिर फरावानी हो गई, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टॉक नहीं होगा, स्टॉक जो होगा वो मिल्स के अंदर होगा। कॉमन सी बात है ना, कॉमन से 150 से 180 चले जाएं। 180 XYZ मैंने एक मिसाल एग्जांपल सेट की है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्राइस आपको कोट कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको प्राइस कोट नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सपोज तो वो अगर एक दिन के अंदर रेट्स आ जाते हैं और उसके बाद आपको फरावानी नजर आती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व जो फ्लोर मिल्स भी हैं, ठीक है बिल्कुल सही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे तो हमारे को एक लिमिट में हर किसी का एक कोटा है, हर किसी को कोटे के हिसाब से मिलता है। अगर ये दुकानदार हैं इनके पास एक कोटा, मखसूस कोटा है, इनको पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से इनको उतना ही आटा मिलेगा जितना आटा इनको मिलना है। अगर उसको भी वो स्टॉप लगा देंगे तो इनकी तो सेल रुक गई ना। इन्होंने सेल कहाँ करनी है, इन्होंने फिर आटे को रोक के चलना है, जो इनके रेगुलर कस्टमर उनको देना है, फर्क यहाँ पे आता है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि मुल्क में या कराची शहर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होती है? होती है, लेकिन आप तो जिसको आप हाईलाइट करें ना, ये असल बेस ये नहीं है। जहाँ बेस है ना वहाँ पे हम कभी खटखटाने की कोशिश भी नहीं करते, उसको नॉक करना चाहिए। जहाँ पे फॉर्मूला बताइए कौन लोग हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कर रहे होते हैं? फार्मूला नंबर वन ये है कि आप अगर किसी को जुर्माने करते हैं तो जुर्माने का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, आपको सीधा जेल कस्टडी होनी चाहिए। अब जुर्माने करने का मतलब अगर इस बंदे पे 10,000 रुपये का जुर्माना लगा, अगले दिन ये आपसे ही लेगा 10,000 रुपये, ये अपनी जेब से नहीं देगा। जब अगर ये चाहे जिसको जेसी होगी, जेल कस्टडी होगी, 3 दिन जेल में रह के आएगा, 3 दिन इसकी शॉप बंद रहेगी, तो इसके साथ हो सकता है बहुत कुछ बदल जाए। लेकिन AC और DCs को भी चाहिए कि इस चीज़ पे अमल करें कि ये जो जुर्माने लगा के अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं, इस एफिशिएंसी का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। आम आदमी को रिलीफ जब भी मिलेगा अगर कोई भी ओवर चार्जिंग लेता है या इस तरह से प्राइस पे कंट्रोल नहीं, प्राइस को अगर उसमें नहीं देता और प्राइस को ओवर प्राइस सेल करता है, तो उसमें फिर आपको एक चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कंट्रोल ये है कि आप इसको पनिश करने का तरीका बदलें। वो मुझे बताएं, हर वक्त पनिश जिसके पास भी हम चले जाएं वो कहते हैं कि ये चीज़ ऊपर से जब तक ख़त्म नहीं होगी हम नहीं करेंगे। आपको लगता नहीं है खुद भी इंसान को चाहिए थोड़ा सा कि जहाँ पर हमें पता है ये सही है ये गलत है वो छोड़ दें, गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस से हमें जेल कस्टडी हो, हमें जुर्माने हो, हमारी दुकानें सील हों, हमारे बच्चे जो हैं वो सफ़र करें, हमारी फैमिली सफ़र करें। इससे बेहतर नहीं है कि 2 कदम पीछे ही हम रुक जाएं कि काम गलत है, हमने नहीं करना है। आवाम को कहीं ना कहीं जहाँ जितना आपके हाथ में 1947 से लेकर 1958 तक आ जाए तो सब कुछ सेट था। 1958 के बाद से इस पूरे क्राइटेरिया को कोई भी नहीं संभाल सका। मैं अगर बहुत सा बड़ी स्पीच करूँ तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं इस स्पीच से ना, कि मैं आपको कोई एडवाइस दूँ तो एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि लोगों का अपना ज़मीर जहाँ पे अगर मुतमईन होगा, और ज़मीर का सौदा है ये, किसी बंदे से मैं आपको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकता, लेकिन अगर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं इसी मार्केट में, अच्छे भी मिलेंगे और 1-2 गलत भी मिलेंगे। तो ये अच्छा, ये जो चीज़ें ब्लैक मार्केट
की जाती है। ब्लैक मार्केट की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है, वो बताइएगा। ब्लैक मार्केटिंग की डेफिनेशन यही है कि एक चीज़ अगर आप सस्ती लेके आते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, उसके बाद उसको महंगे दामों में बेचते हैं, तो वो ब्लैक मार्केटिंग हो गई। कॉमन सी बात है, ये तो एक जनरल बात है। नहीं, बिल्कुल बेसिक बात आप कर रहे हैं ना कि ये जनरल बात ठीक है, ये तो ब्लैक मार्केटिंग है। हाँ, ब्लैक मार्केटिंग से फ़ायदा किसको होता है? ब्लैक मार्केटिंग से फ़ायदा किसको होता है? ब्लैक मार्केटिंग से फ़ायदा आवाम को कोई भी नहीं होता, ये बात तो अंडरस्टूड है। फ़ायदा सिर्फ इसको होता है जो रिटेलर होता है, जो होलसेलर होता है, जो मिल ऑनर होता है, जो इससे ऊपर के लोग होते हैं, जो इस प्राइस को सेट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आप सब्जी मंडी में रात के टाइम चले जाए, सुबह प्राइस लिस्ट बनती है, बाकायदा सेट होती है, ब्यूरो के लोग भी वहाँ होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर भी वहाँ होते हैं, सब लोग होते हैं, तो मुश्तरका तौर पर एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट के हिसाब से ना वहाँ से बिकता है और ना यहाँ से बिकता है, तो वो क्यों नहीं है? सिस्टम का हिस्सा तो वो भी हो गए। फिर जो इदारे बने हुए, इदारों को भी तो चाहिए कि वो भी अपने आप को अपना किबला सही कर लें। इदारे अपना किबला क्यों नहीं सही करते? ठीक है, मतलब जब तक इदारे अपना किबला सही नहीं करेंगे तब तक जो है वो नीचे भी को अपना किबला सही नहीं करेगा। आपने एक बात कही ना कि किबला दुरुस्त करने का सिर्फ गवर्नमेंट से किबला दुरुस्त कर ले, नहीं, गवर्नमेंट सभी किबला कर दुरुस्त ले। नहीं कर ले। क्या अब ये चार दुकानों में से एक दुकान असिस्टेंट कमिश्नर के साथ सेटिंग में चल रही है और 3 दुकानें असिस्टेंट कमिश्नर के साथ सेटिंग में नहीं चल रही, तो 3 दुकान वाले क्या बेवकूफ़ हैं? हाँ, वो फिर सिस्टम अब तो किबला वहीं से सही कर रहा है ना, किबला यहाँ से सही नहीं होगा। मतलब आप क्या चाह रहे हैं, बाकी 3 भी सेटिंग कर लें असिस्टेंट कमिश्नर फिर के तो साथ? वो होता ही है, फिर सेटिंग करेंगे या तो फिर या वो एक सही होगा या वो 3 सही होंगे। उसके लिए बेस क्या है? इदारे। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो है वो ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, किस तरीके से चीज़ों को जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, इसका हल क्या है। और यहाँ पर इनके मुताबिक इनका कहना ये था कि जहाँ पर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि सज़ाएँ दी जा रही होती हैं, जुर्माने दिए जा रहे होते हैं, वहाँ पर इसका एक बेहतरीन हल ये है कि जुर्मानों को ख़त्म किया जाए, बल्कि दुकानों को या उन लोगों को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अच्छा, आटे की हम लोग देख रहे होते हैं शॉर्टेज हो जाती है। आटे की शॉर्टेज तो ये पीछे से होती है, जब रेट बढ़ाने होते हैं तो आटे की शॉर्टेज कर देते हैं ये लोग। कौन लोग? मिल से, और कहाँ से? मिल वाले तो कौन लेता है माल? बड़े बड़े जो ब्रोकर हैं वो लोग खरीदते हैं, खरीद के डम कर देते हैं। तो उसके बाद ये आटा शार्ट हो गया, फिर वो महंगा हो के आ रहा है। अभी आप देख लें टी वी पे न्यूज़ चल रही है कि जी वो मिल पोर्ट कासिम पे एक बोर्ड पे गंदम बहुत पड़ी हुई है, लेकिन जो हाईवे नेशनल के ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उन्होंने लोड आधा कर दिया, तो इस तरीके से गंदम महंगी हो जाएगी। ये तो 600 टन था, वो कहते 300 टन लेके जाओ, तो ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा ना आटा। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? कौन है इसका भाई ये सब जिम्मेदार? गवर्नमेंट वाले हैं, और कौन है? मतलब आप ये नहीं समझते कि ताजर बरादरी इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है जब या तक फिर- एक्शन नहीं लेगी कुछ भी नहीं होगा। सीधी सी बात, ताजिर हो, मैं हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट को जो अपने काम है वो करने चाहिए, वो काम नहीं करती। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर साहब का क्या किरदार है? आप समझते हैं कि वो किरदार वो सही निभा रहे हैं जो भी है उनका? भाई सही मेन जगहों पे उनको जाना चाहिए। छोटी इमारतों इधर यहाँ आ जाएंगे, क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं, आप इनकी लिस्टें देख लें। आप साल पुरानी, 3 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी, और अभी का रेट देख लें, 4 महीने पहले का रेट देख लें, आधे का फ़र्क है, पूरा आधे का फ़र्क है। 50% कैसे बेचेगा आदमी सामान? यानी कि वहाँ से हम 100 रुपये की एक चीज़ लेके आ रहे हैं, वो कहते हैं 105 रुपये बेचो, तो जो उसका रेंट जो दे रहे हैं हम लोग लाने का, वो जेब से देंगे हम लोग। हमारे भी बच्चे नहीं है, घर पर नहीं है, फिर आप लोग क्या करते हैं? हम अपने हिसाब से रेट्स बेचते हैं, हम वगैरह 10-15 रुपये नहीं रख के बेचते हैं, हम अपने हिसाब से बेचते हैं, फिर अपना प्रॉफिट रखते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। हर बंदा जो है जिसकी दुकान है, कोई भी दुकानदार बड़ा हो या छोटा हो, चीज़ें जो है वो ज़ख़ीरा करके बाद में उसको महंगी करके बेचने की कोशिश करता है। ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? जिम्मेदार हुकूमत है, इसकी इदारे हैं, और कौन होगा इसके अलावा? आवाम तो कुछ नहीं कर सकती, आवाम तो बेबस है। फिर जो हमें मिलेगी जब हमें लेनी पड़ेगी। सब इदारों का काम है, इदारे कंट्रोल करें, हुकूमत देखे, चेक एंड बैलेंस रखे, सब सही हो जाएगा। नहीं, तो आपको ये लगता नहीं है कि दुकानदारों को भी, ताजरों को भी चाहिए कि अगर कोई चीज़ है मतलब पड़ी हुई है उसको जमा करके बाद में बेचने से बेहतर है कि इंतज़ार करें कब महंगी होगी तब बेचें? बेचारे दुकानदार कुछ नहीं कर रही, पिछले बड़े लोग हैं ना उनको पकड़ें आप लोग। जैसे सब्जी मंडी है, इनके बड़े जो जोड़े बाजार हैं उनको पकड़ें, ये वो लोग कर रहे हैं असल में। इनको जो रेट मिल रहा है वो रेट बेचारे दे रहे हैं, क्या करेंगे? आपको लगता है उसी रेट पर आपको चीज़ें मिलती हैं जो पीछे से मुख्तस होता है? दुकानदार तो खुद अपने मुंह से मानते हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो हमें रेट्स मिलते हैं उस पर हम नहीं बेचते, हम अपना मुनाफा रख के बेचते हैं। देखिए ये बात गलत है, जो इन बेचारों को मिल रहे हैं ये उसी भी देने मजबूर हैं। असल में जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ें आप लोग, उन्हें को कुछ नहीं कहता, इन बेचारे दुकानदार पर आप लोग आ जाते हैं। बताइएगा, होलसेल रेट में और मार्केट में जो चीज़ें मिल रही होती है उनमें कितना फ़र्क होता है? माइनस से फ़र्क होता है, कितना माइनस? 5 to 8% बस। 5 to 8%। मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपये होलसेल है तो 105-110 रुपये रिटेल प्राइस होती है उसकी। बढ़ती हुई ज़ख़ीरा अंदोज़ी
इसकी वजह क्या है? लालच, सिंपली लालच, और क्या वजह हो सकती है? और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी पहले हम देखते थे इतना नहीं था, अब तो हम लोग देख रहे हैं भाई हर चीज़ जो है वो डंप की जा रही है, हर चीज़ को जो है वो रखा जा रहा है कि बाद में देख लेंगे, पहले प्राइसेस बढ़ने दो। इससे लगता नहीं आपको कि आवाम पर बहुत बोझ डल गया है? बेशक, कोई शक नहीं है इसमें। आवाम पे ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबका, रोज़ कमाने वाला दिहाड़ीदार तबका बहुत बुरी तरह मर चुका है, बुरी तरह मर चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए इसके अगेंस्ट में, वो नहीं लेते हैं तो अल्लाह सब देख रहा है। कहाँ होती हैं कार्रवाइयाँ? छोटे मोटे के खिलाफ होती हैं, जहाँ होनी चाहिए वहाँ कहाँ होती हैं? सबको पता है कहाँ छालिया पे पाबंदी, छालिया पे पाबंदी कहते हैं। इंपोर्ट क्यों नहीं बंद कर देते हैं? जगह जगह छापे मार रहे हैं, रोज़ाना छोटे दुकानदारों को पकड़ लें, इंपोर्ट क्यों नहीं बंद करते हैं? सोचने की बात है ना, वो जगह ही बंद कर दीजिए ना जहाँ से आ रही है छालिया। रोज़ाना छापे मारने से क्या साबित करना चाहते हैं? और ये जो आप बात कर रहे हैं कि मतलब छोटे दुकानदारों को पकड़ा जाता है, बड़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, किसको आप समझते हैं कि किस हद तक जिम्मेदारी उठानी चाहिए या लेनी चाहिए कि ये जिम्मेदारी तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी सबकी है। स्पेशली? ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखें, गवर्नमेंट का काम है। ज़ख़ीरा जितना भी गल्ला आता है सबसे पहले हुकूमत ही ख़रीदती है। अब ये उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथ में जाके सर है, तो गवर्नमेंट का काम है ना इसको चेक करना। उनके हाथ में जाके सर है। गंदम सारी की सारी मुल्क में जितनी गंदम पैदा होती है सब की सब गवर्नमेंट ख़रीदती है। अब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है तो कैसे हो रही है? कुछ ना कुछ तो अपने लोग मुलव्विस होते हैं ना इसमें, गवर्नमेंट के लोग मुलव्विस होते हैं। दुनिया सब जानती है, बस कोई बोलता नहीं है। सबको पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे कंट्रोल होगा। एक आम आदमी भी समझ रहा है, लेकिन जब कंट्रोल करना ही नहीं है, कोई करना ही नहीं चाहता उसको, तब कंट्रोल कैसे होगा वो? नहीं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुझे बताइए फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होता है? क्योंकि नुकसान तो हमें बड़े आवाम इन्वेस्टर का को, है। बड़े इन्वेस्टर को होता है और किसी को नहीं। मतलब हम देखते हैं आटा शॉर्ट हो गया, चीनी शॉर्ट हो गई, क्या इससे क्या होगा? आपको आपने चीनी शॉर्ट करके बाद में आप वेट करते रहेंगे कि भाई प्राइसेस बढ़ाई जाएं, देखो फिर मेरी मार्केट में बहन, लाएं। देखिए मैडम, ऐसा नहीं है। हम छोटे दुकानदार हैं, हमारी वर्थ होती है 10 बोरी 20 बोरी, इससे ज़्यादा वर्थ नहीं होती है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जिनकी वर्थ है लाखों बोरी, उनके गोदामों में लाखों बोरियां पड़ी हैं। आप लोग अक्सर मीडिया पे दिखाते भी रहते हैं। फ़ायदा तो उनको हो रहा होता है ना। मैं 10-20 बोरी पे क्या कमा लूँगा? 2000, 4000, 10,000 रुपये क्या औकात है आजकल 8-10 हज़ार रुपये की? आप बताइए। इस चक्कर में आपको लगता नहीं है कि हमने मतलब लालच, जैसे आपने बात की, हमने मतलब ईमान बेच दिए हमने? हकीकत यही है, मतलब हकीकत यही पैसा है। हमें चाहिए, बस पैसा अगर हमें मिल रहा है कहीं से, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो गए। पैसा पैसा और पैसा, इस पैसे नहीं तो सबकी नीयत ख़राब कर रखी है। नीयतें ख़राब हुई नहीं है, इस वजह से मुल्क का हाल ख़राब है। कुरान शरीफ में भी है, आप भी जानते हैं, जैसे लोग वैसे हुक्मरान। किसी हुक्मरान को आप ब्लेम नहीं कर सकते। जैसे लोग हैं उनके ऊपर वैसे हुक्मरान मुसल्लत हैं, यह है सच। आपको लगता है कि हमारे जो आवाम है उनके अंदर भी खराबियाँ, बिल्कुल कमियां है, बिल्कुल है। जैसे लोग वैसे हुक्मरान। अब हमारे कुरान शरीफ में लिखा है, जो लिखा है वो सच लिखा है, बिल्कुल बेशक ऑथेंटिक बात है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे थे, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जितने भी छोटे ताजर हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी होती नहीं है 10-20 बोरियाँ या 20 बोरियाँ या इससे ज़्यादा 50-100 बोरियाँ होंगी, जिसके अंदर अगर वो उसको महंगा करके बेचते भी हैं तो वो एक लिमिट तक जो है वो उसको महंगा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे बड़े मिल मालिकान हैं, उनको जो है वो इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। आपकी जो दुकान है इसके अंदर चावल हैं, कितने होंगे? 200 थैली होंगी 25 किलो वाली। 25 किलो वाली 200। और ये आप मंगवाते कहाँ से? ये जोड़े बाजार से। झजूड़िया बाज़ार से लेकर आते हैं। अच्छा, ये बढ़ती हुई जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसकी वजह क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यहाँ मार्केट वाले तो नहीं कर रहे हैं। मार्केट वाले तो उस हिसाब से माल लेके आते हैं जिनके हफ्ता 10 दिन में बिक जाता है। ये तो पीछे गोदाम वाले करते हैं, जिनके मिल होते हैं उनके पास होता है माल। आपको लगता है कि बाकी मतलब जैसे कि एक है कि मार्केट किसी में से नहीं भी है। आप जाके, मैं अगर फ्लोर मिल से के मालिक से भी जाके बात कर लूँगी ना, वो कहेगा हम नहीं करते। नहीं, बात यह है कि वो अपना स्टॉक रखते हैं 8-10 दिन का। कोई भी है तो वो अपनी कैपेसिटी के साथ तो स्टॉक रखता है। मेरी कैपेसिटी 200 कट्टों की, मैं 200 कट्टे मांगूँ, हफ्ते दिन के बेच दूँगा, फिर मैं मंगा लूँगा नए। ये होता है। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से देखे ना लोग नहीं, बेचारे ज़ख़ीरा अंदोज़ी है ही नहीं ना। ये अब रोज़ाना 1 कट्टा तो आदमी ला नहीं सकता है, 2 कट्टे ला नहीं सकता। नहीं आपकी बात नहीं, वैसे मैं इन जनरल बात कर रही हूँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, कि बढ़ती हुई जो ये है कि आपने इस टाइम चीज़ें पे तो जो बहुत है ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, महंगाई तो कम हुई है बहुत ज़्यादा। अभी जो आप लोगों ने ये थोड़ा सा एक्शन लिया है तो महंगाई में तो बहुत फ़र्क आया। जैसे भी कल पेट्रोल कम हुआ है, अब पेट्रोल कम हुआ है, चीनी कम हुई है। चीनी 180 रुपये पहुँच गई थी, अब 135 रुपये किलो चीनी। तो मकसद आपने पकड़ा है, ढकड़ा है, तो उसके बाद ही तो कम हुए ना। ये मतलब पकड़ धकड़ ज़रूरी है आपको लगता है? बिल्कुल, कानून तो कानून है ना भाई। तो कानून को वैसे फॉलो किया क्यों नहीं जाता है? मतलब जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की जानिब से एक रेट लिस्ट निकाली जाती है
6 महीने हो गए लेस रेट नहीं आई हमारे यहाँ। रमज़ानों में आई थी, इसके बाद नहीं आई है। अच्छा, रमज़ान के बाद से अब तक नहीं आई? अभी तक नहीं आई है। अगर ये आएगी तो आप इसके ऊपर किसी से आप बोल भी सकते हो ना, यार ये आप ये रेट के हिसाब से क्यों नहीं बेच रहे। आपके पास रेट लिस्ट है? ये लगी नहीं, 6 महीने पहले की है, रमज़ानों की, उसके बाद नहीं आई है। उसके बाद से आई ही नहीं है अभी तक? अभी गोश्त की, सब्ज़ी की, चिकन की और दूध की ये आई हैं। इन्होंने कहा कि आपकी भी आने वाली है। आने वाली। और वैसे ये 6 महीने बाद ही निकलती है? नहीं, ये पहले तो 1 महीने बाद निकलती थी, महीने फिर बंद हो गई थी। अब ये दोबारा इन्होंने काम करा तो अब ये दोबारा 1 महीने बाद ही निकालेंगे। ठीक है जी। जितने भी ये अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं जो कि होती हैं ड्राई, जितने भी ड्राई आइटम्स हैं ना, उनकी लिस्ट है ना ये सारी। जितने भी ड्राई आइटम्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो 6 महीने पहले निकली थी रमज़ान में, और उस वक्त से लेकर अब तक जो है ये लिस्ट जो है ना, इसको जो है वो दोबारा से नहीं बनाया गया है। जो भी कीमतें हैं वो दोबारा से मुख्तस नहीं की गई हैं। और यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से ये लिस्ट तो अब चल भी नहीं रही होगी। लेकिन अब इसमें लगाना है कि भाई आपने लिस्ट नहीं लगाई है तो लगाया, सिर्फ तो दिखाने मतलब के लिए। आप जो नहीं, ये तो 6 महीने पहले तो रेट कुछ और थे और आज कुछ और है रेट। तो अब क्या कर रहे हैं मतलब अपने आप लोग अपने जो रेट से आ रहा है उसके ऊपर अपना नफ़ा रख के बेच, मतलब जो पीछे से इनको अपने खुद से निकाले हुए रेट्स हैं वो मिल रहे हैं, आगे इनके पास आते हैं, ये लोग अपना मार्जिन रखते हैं और मार्जिन रखकर जो है ये बेच रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ऐसे तो कम ही मिलते हैं, बल्कि मिलते ही नहीं है, लेकिन ये जो लिस्टें हैं वो अपना काम जो है वो भी पूरा नहीं करते हैं। एक तो देता है जवाब देना, दूसरा होता है कि एक तो होता है सवालात के जवाब देना, ना वो दे पाते हैं, एक होता है अपना काम करना, ना वो कर पाते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा राना साजिद महमूद साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो ये कितना बुरा फ़ेल समझा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ आपका कि आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे एक बड़े ही अजीम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका दिया, और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, इससे मुतालिक आवाम को आगाही मिले, इस सिलसिले में आपने सवाल किया। देखिए, फ़ी ज़माना ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है, और ये सिर्फ़ हमारे मुल्क पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। और इसके मुतालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल क़बल अहकाम बयान फरमाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखें, हर हिर्स और तमा हर इंसान के दिल के अंदर मौजूद होती है, लालच होता है। हर बंदा ये चाहता है कि मैं कुछ जो है सामान अपने पास रख लूँ, जब उसकी कीमतें मार्केट के अंदर ज़्यादा हों तो उसके बाद मैं उसको सेल आउट करूँ और ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में भी ऐसा हुआ करता था कि लोग माल को जमा करके ज़ख़ीरा कर लिया करते, और उसके बाद जब उसके मार्केट के अंदर किल्लत पैदा हो जाती तो मुँह मांगे दामों वो फ़रोख्त किया करते थे। याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से इरशाद फरमाया कि माल की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़ख़ीरा करके अपने पास जमा कर लेना और फिर उसको मार्केट में महंगे दामों फ़रोख्त करना इस्लाम के अंदर नाजायज़ करार दिया गया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा शख्स जो है वो गुनाहगार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स से नज़र रहमत दूर फरमा लेता है, और ऐसे शख्स के मुताल्लिक़ है वो चाहे जो करे, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे करम पर वो बंदा नहीं है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से वो बंदा दूर हो गया। याद रखिएगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारे माशरे के अंदर अजनास की सूरत में भी हो रही है, आटे की सूरत में भी हो रही है, चावलों की सूरत में भी हो रही है, चीनी की सूरत में भी हो रही है, हर सूरत में। अब सवाल ये पैदा होता है, उलमाए कराम के इसमें इख्तिलाफ़ है कि सिर्फ़ खाने पीने की अशिया उसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहा जाता है, या दीगर अशिया उसको भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में लिया जाता है या नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला, इन दो अइम्मा मुज्तहिदीन का ये अक़वाल है कि हर वो अशिया जो ज़रूरत की जिससे आवाम मुस्तफ़ीज़ होती हो वो ज़ख़ीरा कर लिया जाए, और ज़ख़ीरा करने से आवाम को उसका नुकसान होता हो। फरमाते हैं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी और एहतिकार के ज़ुमरे में आती हैं, लिहाजा इनसे बचना बेइंतहा ज़रूरी है। जो शख्स ऐसा करेगा वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी एहतिकार करने के ज़ुमरे में आएगा, और जो सज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अहदीस मुबारक में बयान फरमाई वो उस शख्स के ऊपर लागू होंगी। अच्छा, सज़ा की आप बात कर रहे थे, इसकी सज़ा क्या समझते हैं आप कि क्या सज़ा है इसकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं या जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनके दिल में लालच होता है? देखिए, इसमें हदीस मुबारक में ये बयान फरमाया गया कि जो शख्स मखलूक को नुकसान पहुँचाए ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के दिल को सख्त कर देता है। और जिस शख्स का दिल सख्त हो जाए तो गोया कि उसके अंदर रहम जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, यानी ज़ालिमों के ज़ुमरे में वो शख्स आ जाता है। ज़ालिमों के साथ जो सलूक किया जाएगा, ज़ालिमों के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल रोज़ क़यामत अज़ाब का एहतमाम फरमाएगा, वही एहतिकार करने वालों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया कि वो फरमाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आप ही बताइएगा आपको क्या लगता है कि पहले हम देखते थे ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती थी, लेकिन अब जो है वो इसमें बहुत हद तक इजाफ़ा हो गया है। हर बंदे की कोशिश यही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाए, बाद में जो है वो फिर ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है कि ये इतना ज़्यादा क्यों हो गया अब? जी देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसमें एक चीज़ समझना बेइंतहा ज़रूरी है। हर माल जमा किया हुआ वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होता। मिसाल के तौर पे किसी का कारोबार है, कोई बहुत बड़ा ताजिर है, उसका स्टॉक आ रहा है, उसने ला के स्टॉक रख दिया और वो निकाल के मार्केट में फ़रोख्त कर रहा है, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कहलाएगा। लेकिन वही ताजिर माल ला के जमा करता है, जमा करने के बाद मार्केट में उसकी जब किल्लत हो जाए और उसके बाद फिर उस माल को निकाले रेट बढ़ाकर, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। और इसी के मुतालिक जो है वो हदीस मुबारक में मना फरमाया गया। देखिए, हर वो अमल, हर वो फ़ेल कि जिससे मखलूक खुदा को नुकसान पहुँचे, ज़रर पहुँचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें उन चीज़ों से मना फरमाया है। चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, चाहे वो मिलावट हो, चाहे वो दीगर बेईमानी के मामलात हों, यानी झूठ बोल के माल को बेचना और ख़रीदना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आम इंसान को नुकसान पहुँचता है। मिसाल के तौर पे आप चीनी ले लें, चीनी ज़ख़ीरा कर ली, अब चीनी की कीमत मिसाल के तौर पे 200 रुपये किलो है। अब ज़ख़ीरा करने के बाद मार्केट में मसनूई किल्लत पैदा करने के बाद उसकी कीमत 300 रुपये कर दी जाए और फिर उसके बाद हम वो सारे का सारा माल मार्केट में लेकर आएंगे, 300 रुपये के हिसाब से जाएगा। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी किया हुआ माल है, ये बंदे के लिए नुकसानदेह है। जो बंदा इस तरह माल कमाता है वो जुल्म के साथ माल कमाता है। इसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से एक मशहूर बुज़ुर्ग का वाक़या है। बसरा के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा माल दूसरे शहर में भेजा और वहाँ एक वकील मुकर्रर किया कि मेरा माल जैसे ही आपके पास पहुँचे फ़ौरन आपने इसको मार्केट के अंदर सेल आउट कर देना है। वो माल जब मार्केट के अंदर पहुँचा उस वकील के पास, उस वकील ने देखा, मालूमात ली, उसने सोचा कि अगर इसी माल को मैं 2 दिन के बाद अगर फ़रोख्त करूँगा तो मुझे तो बेशुमार मुनाफा होगा, तो मैं अपने मालिक को ये मुनाफा पेश कर दूँगा। उसने 2 दिन तक माल रोके रखा। 2 दिन के बाद जो ही माल की कीमतें बढ़ी तो उन्होंने वो मार्केट के अंदर पेश कर दिया और माल फ़रोख्त हो गया, खूब मुनाफा हुआ। उसके बाद उसने ख़त लिखा अपने मालिक को कि मैंने आपका जो सामान था फ़रोख्त किया, लेकिन इसका मुनाफा मैंने बहुत कमा लिया। तो उन्होंने पूछा ख़त के ज़रिए से कि आपने ये मुनाफा कैसे कमाया? उन्होंने कहा कि मैंने इसी तरह माल रोक लिया था, रोकने के बाद फिर मैं इसको मार्केट में लेकर आया तो ये मुनाफा हो। उन्होंने कहा ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना फरमाया। उन्होंने कहा कि ऐसे काम से मैं बरत का इजहार करता हूँ, मुझे ऐसे काम का नफ़ा नहीं चाहिए। ऐसा करो, मेरा जितना भी माल था सब का सब राह खुदा के अंदर तुम सदका कर दो मेरी तरफ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा हलाल का माल हो उसके अंदर 1 रुपये भी हराम का शामिल हो और मेरा सारे का सारा रुपया जो है वो हराम का गिरदाना जाए। ये तो वो बुजुर्गान दीन थे जो इस तरह की सोच रखते थे। ऐसे ही। अच्छा, यह वाक़े की बात कर रहे थे। अच्छा, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती थी, तो आप बताइएगा कि उस दौर में किस तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक ने जो है वो कोशिश की थी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाया जाए? जी, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के अदवार मुबारक के अंदर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती रही है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हवाले से बड़े सख्त एक्शन लिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कोई स्टॉक नहीं करेगा, उसको ज़रूरत से ज़्यादा रोक कर नहीं रखेगा। माल जैसी काफ़िले की सूरत में आए फ़ौरन मार्केट के अंदर उसको पेश करो। अपने पास ज़ख़ीरा उस सूरत में आप कर सकते हो कि मार्केट में अगर आपके पास रखने की जगह नहीं है, आप माल को सप्लाई करते रहो, सप्लाई नहीं रोकें। सप्लाई मुनक़ते नहीं होनी चाहिए। जहाँ सप्लाई मुनक़ते होगी वहीं आपके गोदामों को जांचा जाएगा, देखा जाएगा, परखा जाएगा और जिसके गोदामों के साथ अंदर से इस तरह के माल बरामद हुआ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़ुमरे में है, तो सख्त कोड़ों की सज़ा जो उनके दौर के अंदर जो मुक़र्रर थी वो सज़ाएँ उनको दी जाती थी।
लिहाजा उनके इस अमल की वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी सिफर पर आ चुकी थी। उस दौर के अंदर कोई शख्स जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो गोया कि नहीं किया करता था। अच्छा, ये देखें, जैसे आप बता रहे हैं कि पुराने दौर में इस तरीके से सज़ाएं भी दी जाती थी, इसको सीरियसली भी लिया जाता था, लेकिन आजकल के दौर में हम बात कर रहे थे जैसे ये बढ़ रहा है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला, तो आपको लगता नहीं है कि उलमा कराम की जानिब से लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है उस तरीके से, ताकि लोगों को पता हो कि अगर हम इस्लाम की रूह से भी देखें तो किस कदर इसकी सज़ा सख्त है और किस तरीके से हम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे। हो सकता है कि लोगों को अगर पता हो तो लोग शायद ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म कर दें या कम कर दें, बंद कर दें। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त सवाल किया। उलमाए किराम का फ़र्ज़ बनता है कि अवेयरनेस दें, लेकिन एक चीज़ ये कि जिस बंदे को पहले से ही पता हो ये, उसको दोबारा किस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब होता क्या है, यहाँ पर हमें तो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म दिया गया, यानी सर से लेकर पाँव तक इस्लाम के तमाम अहकामात के ऊपर अमल करो। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम इस्लाम के उन अहकाम पर सिर्फ अमल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे फ़ायदे के होते हैं। जहाँ हमें नज़र आता है कि हमें नुकसान हो रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, उस चीज़ से हम सरफ़ नज़र करते हैं, क़तई नज़र करते हैं कि यहाँ हमारा नुकसान है। बड़े बड़े ताजिर नज़र आते हैं उलमाए कराम के पास, अच्छे अच्छे फतवे पूछते हैं, सवालात पूछते हैं अपने कारोबार के हवाले से, लेकिन अगर कोई शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा होगा ना, वो कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतालिक नहीं पूछेगा। अगरचे उसको पता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना गुनाह है, लेकिन वो हीले बहाने तलाश करके इसको जायज़ करने की कोशिश करेगा। नहीं, वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं मार्केट में भी नहीं लेकर जा रहा, मैं कुछ अर्से बाद अभी फ़लाँ फौतगी हो गई है, मैं बीमार हूँ, या ये वो, इस तरह के हीले बहाने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंसान के दिलों के हाल को जानती है, और हदीस मुबारका में भी बयान फरमाया गया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लिहाजा वो रब जानता है कि इस बंदे ने अगर अपना माल रोका है तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से रोका है या वैसे किसी और मजबूरी की वजह से। अगर तो मजबूरी की वजह से रोका होगा तो उसे छूट है, लेकिन अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की नीयत से उसने रोका होगा और उसका इरादा ये होगा कि मैं इससे ज़्यादा मुनाफा कमाऊँ, ज़्यादा पैसे कमाऊँ, उस सूरत में वो शख्स भी इसी हदीस मुबारका के मिस्दाक वो मुस्तहिक़ अज़ाब होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर उसको जो है जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ जो हैं अल्लामा राना साहब मौजूद थे, जो कि हमें तफसीलन बता रहे थे कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो अगर इस्लाम की रूह से देखें तो अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो उसकी सज़ा कितनी सख्त हो सकती है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से आपको और कितने नुकसानात हो सकते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कानूनी राय लेने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तारिक मंसूर साहब के पास, जो कि एडवोकेट हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर बताइएगा, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से हमारा कानून क्या कहता है? देखें, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट जो है इसकी तारीख 77 साल पुरानी है। 1948 में पाकिस्तान जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का इजलास हुआ था 11 अगस्त 1947 में, तो कायदे-ए-आज़म की फ़र्स्ट स्पीच के अंदर 4 जो नुकात दिए गए थे उनमें से वन ऑफ दैम ये था। उन्होंने बताया था अपने पहले ख़िताब में कि 4 चीज़ों की वजह से पाकिस्तान जो तरक्की कर भी सकता है और तरक्की नहीं भी कर सकता। उसमें एक तो ब्राइबरी और करप्शन था, नेपोटिज़म था, दूसरा आपका जो आइन पे अमल दरामद ना करना था, तीसरा जो करप्शन है, चौथा आपका होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग था। उन्होंने कहा उस दौर के बाद 1948 में कायदे-ए-आज़म ने पहली कानून साजी की और किस्मत ने उनको वक्त नहीं दिया, लेकिन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1948 कायदे-ए-आज़म का बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था, और उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की सज़ाएँ भी थी, स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट थी अंडर सेक्शन 14। लेकिन उनके इंतकाल के बाद वो लॉ गायब हो गया, अनफॉर्चुनेटली कानून की किताबों में कहीं नज़र नहीं आता। उसके बाद 1958 के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एक आता है। और अच्छा, एक सेकंड रुकेगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जो आपने कहा ना लॉ गायब हो गया था, इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा, किस तरीके से लॉ पूरा बिल्कुल ही गायब हो जाता है? देखिए, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1948 में हुआ और वो कायदे-ए-आज़म के इंतकाल के बाद 1948 में ही पास हो जाता है, लेकिन ये कानून की किताबों में नाफिज इसलिए नहीं होता कि उस पर जो सज़ा थी स्पेशल जजेस अपॉइंटमेंट थे जो डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर जिनका ओहदा होता, और वो जजेस आज तक हम हाई कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए केस कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने उसका जवाब भी तलब किया। लेकिन वो जो जजेस हैं अगर वो अपॉइंट हो जाते तो 3 से 7 साल की सज़ा हो जाती, और 5,000 से 1 लाख रुपए उस ज़माने के हिसाब से जुर्माना होता है, जो आज के लाखों रुपए बनते हैं। तो यानी कायदे-ए-आज़म को उस ज़माने का हमें पता था कि वो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग किस तरह जो पाकिस्तान में होगी। उसके बाद 1958 के अंदर पे एक नया लॉ आता है, एसेंशियल आर्टिकल्स कमोडिटीज़ एक्ट,
वो इंडिया में रेप्लिकेट होता है लेकिन पाकिस्तान में फिर वो भी नहीं वॉइड हो जाता है। ये पुराना लॉ इंटैक्ट रहता है लेकिन रिपील नहीं होता। उसके बाद 1977 का कानून आता है जिसमें प्राइस कंट्रोल होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट होता है, जो फेडरल स्टैट्यूट है। वो लॉ जो है माशाल्लाह दौर में आता है और उस लॉ के तहत जो है अब चारों सूबे जो हैं 2001 तक उस लॉ पे अमल दरामद करते हैं। फिर सिंध की बात करें आप तो सिंध में फिर 18वीं तरमीम से पहले 2005 के अंदर एक लॉ आता है जिसको कहते हैं सिंध प्रॉफिटिंग एंड होल्डिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्ट। उस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि उस एक्ट के अंदर वो कहाँ एप्लीकेबल होगा इस बात की कोई मौजूद नहीं होती कानून के अंदर के एप्लीकेबल सिंध में होगा या कहाँ होगा। उसके बाद फिर 2008 के अंदर इसमें अमेंडमेंट होती है। उसके बाद 18वीं तरमीम आती है 2010 में, लेकिन उसके बाद 2016 के अंदर सिंध एक और लॉ लेके आता है। लेकिन पिछला लॉ करेंसी एसेंशियल आर्टिकल्स होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1948 अपनी जगह मौजूद रहता है। उसको क्यों गायब किया गया कानून की किताबों में, क्यों वो मौजूद नहीं है, उसको हमने फिर 2020 में सिंध हाई कोर्ट लेके गया। सिंध हाई कोर्ट में हमने मौजूदा अदालत के सामने पेश किया। उस पर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कहा कि हाँ ये लॉ मौजूद था, ये बिल्कुल वैलिड लॉ है, लेकिन ये हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो लेकिन फिर उस पर फिर कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए कि क्या ये जजेस अपॉइंट हुए हैं या नहीं हुए। तो उस पर अभी भी 2 दिन पहले भी हियरिंग हुई, तो सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने पूछा वफाकी अटॉर्नी जनरल सिंध से और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से कि आप रिटन में जवाब देंगे कि आपने जजेस अपॉइंट किए, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हम नहीं बता सकते। तो उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और जो उनको 1 हफ्ते का वक्त देते हुए 2 नवंबर तक समाअत मुलतवी किए। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे कि इतनी बार जो है कानून बनाने की कोशिश की गई, कानून बना भी लेकिन उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाया है जी। तो एप्लीकेबल ना होने की वजह से या मतलब इसके पीछे कोई ना कोई वजूहत तो होंगी, तो ये क्या वजह है कि मतलब किसको इसका बेसिकली डायरेक्टली फ़ायदा इनडायरेक्टली हो रहा है जिसकी वजह से जो है ये लॉ उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो सका? देखिए, इसमें सिंध की जहाँ तक बात करूँ तो मैं ये बताऊँगा कि 1996 में सिंध रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउन एक्ट आया था। 1996 में वो इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एक लॉ आया था जिसको अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। उसमें उन्होंने स्क्वायर फुट के हिसाब से तमाम एसेंशियल कमोडिटीज़ की पूरी लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट के तहत तमाम जो एसेंशियल आर्टिकल्स हैं जिसमें आटा, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल और ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो उसकी रजिस्ट्रेशन का जहाँ जहाँ भी स्टॉक्स होंगी उसकी फोर्टनाइटली रिपोर्ट होगी। फॉर्म 5 के तहत उसका गोदाम रजिस्टर होगा और हर 14 दिन बाद वो डिमांड सप्लाई का जो स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड का रजिस्टर वो डिटेल्स देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रूल्स आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सिंध में बताया जाता है कि 10,000 गोदाम है, हालांकि 10,000 गोदाम नहीं है। सिंध में लाखों गोदाम है 32 डिस्ट्रिक्ट्स में और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। इस वजह से कि तंदूर के अंदर उन्होंने अगर आटे के थैले जमा किए हुए तो वो भी रजिस्ट्रेशन गोडाउन्स में आ गया। उससे आपको 14 डेज़ का स्टॉक पता चल जाएगा। अगर 32 दिन का पूरा स्टॉक्स पता चल जाए, हर 32 डिस्ट्रिक्ट्स का आपको स्टॉक पता चल जाए, 14 दिन का इनवर्ड और आउटवर्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं और कौन से कम हो गए। वो रजिस्ट्रेशन अगर कर दी जाएगा फॉर्म 5 में तो ये तमाम मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो फॉर्म 5 भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उस पर भी हमने कोर्ट से गुजारिश की कि फॉर्म 5 और वो लॉ भी लोगों को नहीं मालूम वो मौजूद है। वो अगर फॉर्म 5 आ जाएगा, तमाम आपके पास स्टॉक्स का डाटा आ जाएगा, उसको MIS में आप फीड कर दें। उसके बाद आपको कराची से लेकर कश्मीर तक कोई भी गोदाम होगा, आप सिंगल क्लिक पे उसका पूरा फोर्टनाइटली रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद कमिश्नर्स हो गए, कोई भी ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसिंग डिपार्टमेंट हो गए, जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है वो असेस कर लेगा। कोई भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर देगा, वहाँ से आप वहाँ जाके छापा मार के आप उसको स्टॉक को सील कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं बढ़ती हुई ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से एक तो डायरेक्टली फ़ायदा किसको होता है और दूसरा ये कि अभी बढ़ती क्यों जा रही है ज़ख़ीरा? देखिए, उसकी वजह वही मैंने बताया कि होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग एक्ट की इन्फोर्समेंट है। अगर अब सब्सिक्वेंटली 1948 के बाद के जितने कवानीन देखें, ये लॉ क्यों रिपील नहीं हुआ था? इस लॉ को इसलिए रिपील नहीं हुआ था कि एक तो इसको क़ायद-ए-आज़म इसके खालिक थे, दूसरी चीज़ ये इसको गायब क्यों किया गया, ये इंग्लैंड की किताबों में आज तक क्यों मौजूद है? इसकी वाहिद वजह ये है कि ये लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ था और ये पाकिस्तानी कौम को देखते हुए क़ायद-ए-आज़म ने बनाया था। उन्होंने अपनी पहली जो कानून साज़ असेंबली के इजलास में जब 11 अगस्त 1947 को बताया था कि इसी वजह से पाकिस्तान तबाह होगा, तो ही नोज़ द रूल्स ऑफ द गेम। वो पाकिस्तानी कौम को जानते थे। उन्होंने उस बुनियाद पे ये लॉ बना दिया था और उसमें सज़ाएं 3 से 7 साल की स्पेशल जजेस के थ्रू दी थी। जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा वो 7 साल की सज़ा जब देगा तो कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेगा। आजकल की अगर देखा जाए तो सिंध में सज़ा कितनी है? 5,000 रुपये जुर्माना, 10,000 रुपये जुर्माना या 3 दिन की जेल या 1 दिन की जेल। इसमें ज़ाहिर बात है ज़ख़ीरा अंदोज़ी जब दोबारा आएगा तो वो 1 दिन के अगर 10,000 रुपये ज़ख़ीरा अंदोज़ी से कमा रहा है तो 30 दिन के 3 लाख रुपये कमा रहा है। आप उसको अगर जुर्माना करेंगे 30,000 रुपये का, 3 लाख तो वैसे ही कमा रहा है, तो वो बोलता है ठीक है मुझे 2.5 लाख का तो फ़ायदा हुआ। लेकिन उस ज़माने के हिसाब से 5,000 से 50,000 अगर जुर्माना रखा गया था तो उसकी वजह ये थी वो आज के 40 से 50 लाख रुपए बनते हैं। और उसमें जो सज़ा का तनासब था वो इसलिए था कि उसमें पनिशमेंट का रेट ज़्यादा था।
अभी मसला ये है कि अभी जो पावर्स दी हैं इन्होंने उन 2011 में वो कमिश्नर्स को डेलीगेट किए हैं जो आर्टिकल 175 के अंदर ऑथोराइज ही नहीं है। कमिश्नर जब वो पावर एक्सरसाइज करता है, वो अफजल जल्ला साहब की 1994 की जजमेंट मौजूद है कि जुडिशरी की पावर वो यूज़ नहीं कर सकता। तो ज़ख़ीर अंदोज़ों को पता है कि वो हमें जेल नहीं भेज सकता, 5 साल नहीं जेल भेज सकता, 4 साल नहीं जेल से भेज सकता, लिहाजा वो वापस आ जाते हैं और दोबारा वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से वो जो नोटिफिकेशन है 2011 के 2009 के, वो हमने नल एंड वाइट के लिए रिक्वेस्ट की ऑनरेबल हाई कोर्ट से, और उस पर प्रोसीडिंग्स चल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, इनके पास बाय लॉ इनके पास ये अथॉरिटी मौजूद नहीं है कि ये किसी को जो है, तो फिर किसके पास है? ये नोटिफिकेशंस के तहत दी गई थी। 1979 में एक इदारा वजूद में आया था और इसका नाम था ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस। इस प्राइसेस डिपार्टमेंट में 1165 स्टाफ हैं, सिंध के 32 अजला में इसके दफातर हैं और इसका 65 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना बजट है। ये इदारा 2002 तक बिल्कुल इफेक्टिव काम करता रहा। मुशर्रफ दौर में जब डेवल्यूशन ऑफ पावर हुआ तो ये इदारे के तमाम मुलाजमीन को आइडल कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट के अंडर किया गया और इसकी पावर्स ले ली गई। यानी 30 साल के एफर्ट्स के बाद इसमें स्टैटिस्टिक, यानी एक डब्बा किसी मसाले के डब्बे से लेकर, एक कोक की बोतल से लेकर, एक वेट एंड मेजरमेंट, हर डिपार्टमेंट इसके अंडर में आता है। 1 रुपया भी अगर किसी को बढ़ाना है तो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। वो डिपार्टमेंट पस मंजर में चले जाता है। 2008 में फिर इसको रिवाइव किया जाता है। जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म होता है इस डिपार्टमेंट को दोबारा रिवाइव किया जाता है। मगर 2011 के अंदर एक नोटिफिकेशन खामोशी से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इशू करता है और ब्यूरोक्रेसी जो है अपनी पावर्स दोबारा वो कहती है कि एडहॉक बेसिस पे कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर की पावर्स जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को दी जाती है। यहाँ से ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। अब 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिसका हक़ है, जो अपने पावर एक्सरसाइज करता है, जिसमें माहिर सारे मौजूद हैं। वो कहता है कि जब इनके पास पावर है तो मैं कैसे पावर करूँ। कमिश्नर कहता है कि मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं पावर इस्तेमाल करूँगा। लेकिन असल पावर कमिश्नर के पास पोलियो का मुहिम भी है, पॉल्यूशन को ब्लू बुक भी देखना है, कमिश्नर को नुक्से अमन भी देखना है, कमिश्नर को सफाई भी देखनी, सारी चीज़ें देखनी है। लिहाजा कमिश्नर वो काम नहीं कर सकता। राइट मैन फॉर द राइट जॉब के तहत ये लॉ जो आया था, ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट, 1165 स्टाफ वो स्पेशलाइज्ड हैं। इनके अपने इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। कमिश्नर्स के पास इंस्पेक्टर्स भी मौजूद नहीं, उनके पास अपने स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, सर्वे मौजूद हैं। कमिश्नर आज भी उनकी रिपोर्ट लेके असेसमेंट कर रहा होता है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर रहा होता। लिहाजा 2011 का, 2009 का और 2012 का नोटिफिकेशन जब तक ओवरलैप करेगा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म नहीं हो सकेगी। ज़रूरत बात की है कि वो पावर्स दोबारा 2020 में 19 में हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे हमारी रिक्वेस्ट पे हमने पिटीशन लेके गए और वो 10 साल से जो ओहदा खाली था डीजी सप्लाई एंड प्राइसेस का, वो बहाल हुआ, जो रजिस्ट्रेशन गोडाउंस करता है। जब ये इफेक्टिव हो जाएगा, अभी भी ये डिपार्टमेंट को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने लॉबिंग करके इस डिपार्टमेंट को इफेक्टिव नहीं होने देते। उसकी पावर्स अभी वेट एंड मेजरमेंट्स की भी ले ली गई हैं, लेकिन जब तक इसको फुल इफेक्टिव, इसमें बहुत सारी पोजीशंस वैकेंट हैं डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज़ की, जब तक ये डिपार्टमेंट फंक्शनल नहीं होगा आपकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो सकेगी। दूसरा होर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउंस के तहत फॉर्म 5 इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा तो आपको सिंगल क्लिक पे कराची के हर अज़ला का, सिंध के हर अज़ला का, हर छोटे बड़े तमाम गोदाम का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पर प्राइस की कैलकुलेशन मुमकिन होगी। ठीक है जी, आप लोग ये कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर में बताइएगा कि जैसे आप बात कर रहे थे कि कानून मौजूद है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किसी भी मसले पर बात कर लें कराची में कवानीन सारे मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो पाता उस तरीके से। क्या समझते हैं कानून जो हमारे इतने वीक हैं या हमारा जो जुडिशरी का निज़ाम है वो इतना वीक है, इसकी बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है ताकि इस तरह के कामों के लिए या इस तरह के जितने भी काम हो रहे हैं उनको रोका जा सके? देखें, मैंने ये हाई कोर्ट के फोरम पे भी हमने बताया था कि देखें 18वीं तरमीम के बाद ये कहा जाता है कि सूबों को मुंतकिल हो गया है प्राइस कंट्रोल। ये ऐसा नहीं है। आइन के जो अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में देखा जाए और आर्टिकल 148 के तहत जहाँ इकनॉमिक सर्वाइवल का मुताल्लिक चीज़ें हों और जो गुड्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स और जो सारी चीज़ें हैं वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट के तहत आइटम नंबर 39, 59 और 49 के तहत ये वफाक की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तमाम फेडरेटिंग यूनिट जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के मौजूद है, इनके तमाम को वफाक के लॉ के तहत कंट्रोल करे। वफाक का लॉ मौजूद होता है, सूबे अपना लॉ बना देते हैं। यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स होती है, 2 डिपार्टमेंट उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, 2 सूबों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है। नतीजतन 4 भाई लड़ रहे होते हैं और घर का बड़ा जो पाकिस्तान है वो सफ़र कर रहा होता है। जब तक फेडरल लॉ जो होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग एक्ट 1948 का जो इंटैक्ट है, वो लॉ जिस दिन इम्प्लीमेंट हो गया, स्पेशल जजेस अपॉइंट हो गए, रजिस्ट्रेशन ऑफ गोडाउंस हो गया, फिर आप देखिए कोई आदमी 1 लाख रुपए के लिए 4 साल की सज़ा नहीं काटेगा। अगर आप उसको 4 दिन की सज़ा देंगी वो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटर्स हैं उनको पता है कि आपका जो लीगल मैकेनिज़्म है वो वीक है। कमिश्नर्स ने अभी रिसेंटली पोल्ट्री के मैंने चालान देखे, मैंने आपके मिल्क के चालान देखे, आई वॉज सरप्राइज्ड। लियारी में जो चालान हुए, चाकरवाड़े में चालान हुए, जो चालान हुए वो 1977 के कानून के तहत कर रहे हैं जो रिपील हो गया है।
2016 के अंदर अलग से लॉ लेके आ गया, 2005 का कानून मौजूद है, उनको यही नहीं मालूम कि किस कानून के तहत चालान करना है और किस पावर के तहत चालान करना है। यही नहीं, आपको मैं मज़ाहिया खेज़ बात बताऊं कि फाइनेंस एक्ट 2006 के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 14 को अमेंड किया गया, जिसके तहत ये कमिश्नर्स पावर इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंस एक्ट के ज़रिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंड नहीं हो सकता क्योंकि वो मनी बिल नहीं है। उसकी पिटिशन भी हम सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। तो ये मजाक है, ये आइन से खिलवाड़ है। इसकी वजह ये है कि इसी वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग है उनको पता है कि जिस चीज़ पे बुनियाद पे ये कार्रवाई कर रहे हैं वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जी, मौजूद नहीं है। कानूनी राय हम लोग ले रहे थे तारिक मंसूर साहब के पास आकर, जो हमें बता रहे थे तफसीलन कि किस तरीके से जो है वो लॉ मौजूद था कायदे आज़म साहब के दौर में और उसके बाद जो है वो उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया। उसके बाद चूँकि जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या जितने भी हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखते हैं, जिस तरह के अशिया खुर्दनोश की कीमतें हो गई या चीज़ें हो गई या आटा हो गया, चीनी हो गई, कुछ भी हो गया, ये जो है वो मार्केट से शॉर्ट हो जाता है। तो उनको पता होता है कि कानून की बालादस्ती हमारे मुल्क में है नहीं, तो जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो हमारे मुल्क में बढ़ते रहेंगे। मैं हूँ आपकी उस शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।